मैं अलमीर से मिलना चाहता हूँ। रिसेप्शनिस्ट के बताने के बाद वो लॉन्ग कोट पहने अपनी भरपूर वजाहत के साथ सर उठाए वहां से गुजर रहा था। कई चेहरे इसे मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर हो गए थे। वो चुंगम चबाता आगे बढ़ रहा था कि इससे कदमों को रुकना पड़ा। हे, तुम अभी तक यहाँ हो? मुझे लगा था सच जानने के बाद अलमीर तुम्हें निकाल देगा। कंप्यूटर पर उंगलियां चलाती विस्मा इस आवाज पर थमी। झट से उठाकर देखा। नौरोज अपनी स्याह रोशन आंखों के साथ दिलचस्पी से इसे देख रहा था। अपने ऑफिस से निकलता अलमीर इन दोनों को साथ देख आतिश विशा बना। गरम खून यकदम इसके दिमाग में घूमने लगा। तुम इधर क्या कर रहे हो? वो खड़ी हुई थी, संभल कर बोली। नौरोज ने शाने चका दिए। खासा अजीब सवाल है। ये मेरे भाई का ऑफिस है, मैं यहाँ हो सकता हूँ। विश्वा ने लब कुचले। इसने तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला, यानी वो अब भी तुम्हें पसंद करता है। एम आई राइट? वो विस्मा के चेहरे पर आई लट को छूने ही लगा था जब वो एकदम पीछे हुई। अलमीर तेज तेज कदम बढ़ाता इन तक आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुर्राई आवाज में इसने आहिस्तगी से पूछा कि यहाँ इसे अपनी रैपो बहुत अजीज थी। नौरोज ने खुशगवार हैरत से मुड़कर अलमीर को देखा और इसके गले लग गया। अलमीर ने दांत पीसे थे। इसने विस्मा को तल्ख निगाहों से देखकर नौरोज को खुद से अलग किया। आपसे मिलने आया हूँ भाई, डैड भी मेरे साथ हैं। वो अलमीर के सुर्ख चेहरे को निगाहों में लेकर कह रहा था। इसे अलमीर को ऐसे देखते हुए अब बुरा लगा करता था। ठीक है, इसने गलत किया, लेकिन ये सब इसने सिर्फ जोया की खातिर किया। रही बचपन की बात, तो तब वो छोटा था और छोटे से तो गलतियां हो ही जाया करती हैं। आप मुझे अपने ऑफिस में आने का नहीं कहेंगे? अलमीर ने कदम मोड़ लिए। जाते जाते भी इसने विस्मा को जख्मी निगाहों से देखा था। इसे रह रहकर यह एहसास किया जा रहा था कैसे वो नौरोज को इसके बारे में बताती होगी और वो इसके पागलपन का मजाक बनाते हुए इसके जज्बात पर हंसता होगा। वो इसीलिए अपने ऑफिस में आ गया। खयाम को जैसे ही मालूम हो वो बुरे तेवरों से वहां पहुंचा। आप तो बिल्कुल ही अलग हो गए हमसे। ऐसी भी क्या नाराजगी कि यूं ही गायब हो जाएं। अरे खयाम, कैसे हो यार? बात करते करते इसकी निगाह अंदर आते खयाम पर पड़ी। वो इससे गले मिलने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन इसने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। मैं ठीक हूँ, कहो कैसे आना हुआ? सीट संभाल कर इसने रूखे अंदाज में कहा था। कांधे अचकाता नौरोज इसके बराबर बैठ गया। डैड को लेकर आया हूँ, इनका ट्रीटमेंट कराना है यहाँ। खयाम की निगाहें अलमीर पर ही जमी थी, जो गैर आरामदेह अंदाज में बैठा था। चारों जानिब खामोशी देखकर नौरोज झंझला गया। आप लोग तुमसे पानी भी नहीं पूछ रहे। माहौल की कसाफत के असर को जायल करने के लिए वो फजूल में हंसता हुआ कह रहा था। खयाम की बात ने इसे चुप लगा दी। जो हरकत तुम कर चुके हो ना, इस पर तुम्हें पानी नहीं जहर देना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। अलमीर से मार खाने के बाद भी कितनी ढिठाई के साथ यहाँ मौजूद हो। नौरोज ने सीने पर हाथ बांधे और आंखें सुकेड़ कर अलमीर की जानिब देखा। अलमीर मुझे मार सकता है क्योंकि वो मेरा भाई है। खयाम ने इसकी बात पर सर को झटका था। मैंने जो किया अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए किया। भाई की जगह कोई भी होता तो मैं यही करता। अब भी मैं जोया के लिए कोशिश करूंगा, जहां तक मुझसे हो सका। अलमीर ने तल्खी से चेहरा मोड़ा था। वो इस समय कुछ भी बोलने से कासिर था, क्योंकि वो जानता था अगर वो फिर से फट पड़ा तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम शायद भूल रहे हो, जोया अब अलमीर की मंगेतर है और ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ना भी करते तो मैं फिर भी तुमसे इसे शादी ना करने देता। नौरोज ने दिलचस्पी से क़याम की तरफ रुख किया। फिर इसके लब के किनारे बड़े ही पुरस्कार अंदाज में फैले थे। जोया की शादी मुझसे ही होगी क़याम। अगर ना हुई तो? इसने बात को दरमियान में रोककर अलमीर की जानिब देखा, जिसके माथे पर उभरती रग साफ फड़कती नजर आ रही थी। तो मैं विश्मा से शादी कर लूंगा। क्या इसने कभी आप लोगों को बताया कि इसे मुझ पर क्रश था और मेरा भी दिल विश्मा पर फिसला था? मैंने मॉम से कहा था कि अगर मुझे जोया ना मिली तो मैं विश्मा से शादी कर लूंगा। ये अलग बात है वो नहीं जानते कि कौन विश्मा। अलमीर की आंखें खून की तरह सुर्ख हो गईं। इसकी मुट्ठियां आपस में इस तरह भींची थी कि मालूम होता था अभी गोश्त फाड़ कर निकल जाएंगी। अपनी हद में रहो नौरोज, और दफा हो जाओ यहाँ से तुम। अलमीर की नाक को फूल पिचक देखते हुए क़याम ने सख्त आवाज में इससे कहा। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। बस भाई को यही कहने आया था कि जोया मुझे लौटा दें, नहीं तो फिर बाद में एतराज़ न करें कि मैंने इस बार भी इनकी फेवरेट चीज़ इनसे ले ली। खुदा हाफिज। कॉलर को दुरुस्त करते हुए वो वहां से उठकर गया। इसके जाते ही अलमीर ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया।
मैं ठीक हूँ क़याम, बस कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। किसी को भी मेरे रूम में आने मत देना प्लीज़। वो उठकर इसके पास आ रहा था जब अलमीर ने इससे कहा। वो सर हिलाता बाहर आया, देखा नौरोज़ विश्मा से कुछ कहते हुए जा रहा था। वो बड़े डग भरता विश्मा की जाने बढ़ा, इसे कोहनी से थाम कर एक कॉर्नर में ले आया। हवास भागता सी विश्मा इसके ये तेवर देखकर घबरा गई थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर बैठी हो? मुझे घिन आती है सोच सोच कर के कभी मैं तुम्हें अपनी बहन तस्वुर करता था। तुम तो वो सख्त बात कहते कहते रुक गया। यू नो वॉट, तुम जैसी लड़की नौरोज को ही डिजर्व करती है। ये अपनी शूटिंग मुकम्मल करो और निकलो हमारी कंपनी से। मैंने माफ़ किया सारा फाइन। मैं मज़ीद तुम्हें 20 दिन यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए 1 हफ्ते के बाद तुम मुझे यहाँ नज़र ना आओ। वो झटके से इसका हाथ छोड़कर वहां से गया था। विश्वा का वजूद कांपने लगा, इसके हलक में गोला सा अटक गया था। आंखों में आई नमी को पीछे धकेलते हुए बड़ी सारी मुस्कान चेहरे पर सजाए पूरा दिन काम करती रही, हंसती रही, हंसाती रही। वो अजान और अरूसा तो माहम और सुंदस को जलाने के लिए मरी की सैर को भी गए थे। ढेर सारी पिक्स बनवाकर, वीडियोस बनाकर, स्टेटस लगा लगा कर इन्हें जलाया भी था। होटलिंग करते थे, खूब हल्ला गुल्ला करके खुद को मौज मस्तियों में बिजी रखते थे। मैच होता था तो इसमें भी सबसे ज़्यादा आवाज़ें अरूसा और विश्वा की होती थी। इनकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती थी कि एक पल को तो ख़याम और अलमीर खुद पर लानत भेजने से रोक नहीं पाते थे। हत्ता कि खुद को खुश करने दिखाने के चक्कर में वो दोनों ये भूल गई थी कि मजाक में है या हकीकत में। आज भी घूमने का प्लान था। नदीदी निगाहों से घूरती आउटिंग की दिलदादा माहम को जलाने और काफ़ी अरसे से फ़न से महरूम हुई सुंदस को तपाने के लिए इनका जिना पार्क जाने का इरादा था, लेकिन ख़याम की बात ने विश्मा को रोक दिया। वो इसकी तल्ख बातों से इतना टूटी कि अब तो झूठे मुंह भी मुस्कुराने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए क्लोजिंग करके वो डायरेक्ट अपनी अम्मी के पास आई, इनके पास लेटते हुए जैसे इसे ज़माने भर का सुकून मिला था। 10 दिन बाद आपकी सर्जरी है, आपको हमारे लिए ठीक होना है अम्मी। इसकी अम्मी मुस्कुराई थीं, फरिश्तों जैसी मुस्कान थी इनकी। मुझे अल्लाह पर यकीन है, जब तक मैं अपने तमाम फ़राइज़ से सबकदोश नहीं हो जाती मुझे कुछ नहीं होगा। वो इसके बालों पर हाथ चलाते हुए कह रही थी। विश्मा के मुंह से बेख्तियार इंशाल्लाह निकला था। लेकिन इसके बाद तुम्हें अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होगी, नहीं तो मुझे पूरी ज़िंदगी यही गिल्ट रहेगा कि मेरी बच्ची मेरी वजह से नहीं पढ़ पाई। विश्वा ने बोझल दिल के साथ मुस्कुराकर चेहरा उठाकर इन्हें देखा। बस आप ठीक हो जाएं, फिर जो आप कहेंगे मैं करूँगी। इन्होंने मोहब्बत से इसके माथे पर बोसा दिया। तुम्हारी आंखें नम लग रही हैं, क्या तुम दुखी हो? मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी शरारती विश्वा को। विश्वा ने भरपूर तरीके से नमी को पीछे धकेला। आपकी शरारती विश्वा वापस आ गई है अम्मी। और आंसुओं की ज्यादती की वजह से इसकी आवाज़ दरमियान में रुक गई। अब वो आपकी नाक में दम करने वाली है। मैं सुन रही हूँ विश्वा, तुम्हारे अंदर की आवाज़ मुझसे कह रही है, कह दो, हल्का हो जाएगा दिल। और फिर जब्त की आंसू छलक पड़े। सब मुझसे नफरत करने लगे हैं। क्या तुम उनसे मोहब्बत करती हो? इसने इस बात में सर हिलाया कि बोलने में दुश्वारी होने लगी थी। फिर वो नफरत नहीं है, नाराज़गी है, और देखना बहुत जल्द वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। इंतज़ार करो, सब बेहतर होगा। इसने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए। सब चाहते हैं मैं इनकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊं। इसने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके बाद ही तो वो फिर तुम्हारी कदर जानेंगे। डेडलाइन क्या दी है तुम्हें? वो हौले से बोली, 1 हफ्ता। ठीक है, फिर इस 1 हफ्ते में तुम अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन पल जियो, इनके हाथों में खूबसूरत यादें पकड़ाओ और फिर इनकी ज़िंदगी से निकल जाओ। देखना 1 हफ्ते में ही वो सब तुम तक लौटेंगे। जब तक इंसान पास होता है इसकी कदर नहीं होती, जो ही मंजर आम से गायब होता है इसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसने नफ़ी में सर हिलाया, जैसे वो अपनी अम्मी की बात से मुत्तफिक नहीं थी। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सब तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। वो हद से ज़्यादा बदगुमान थी। इसकी अम्मी फिर से मुस्कुराईं। कोशिश करने में क्या जाता है? इसने फिर से सर उठाकर अम्मी को देखा। अगर इन्हें फिर भी मेरी कदर ना हुई तो? इसकी अम्मी मुस्कुराईं। फिर इन्हें नाकदरा जानकर भुला देना और अल्लाह का शुक्र अदा करना कि इसने तुम्हें इन जैसे दोगले लोगों से बचा लिया। फिर दिल का क्या करूंगी जो सिर्फ इन लोगों के बारे में सोचता है? इसकी अम्मी ने बालों में हौले हौले उंगलियां चलानी शुरू की। दिल को सब्र आ जाता है, झूठे लोगों पर तो बहुत जल्दी आ जाता है। मैं झूठी थी तभी इनके दिलों को मुझ पर सब्र आ गया। इसने दिल में सोचा। नमी फिर से आंखों में जगह बनाने लगी। खुश रहा करो विश्मा, तुम मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हो।
अम्मी की बात पर इसने जबरदस्ती लबों को खींचा और फिर हौले से मुस्कुराते हुए इनके बाजुओं में अपना मुंह छुपा लिया। एक हफ्ता खुलकर जियो और सब भूल जाओ। इसने अपनी अम्मी की बात पर अमल किया और खुद पर कॉल चढ़ाए वही पुरानी विश्मा बनी एजेंसी में हाजिर थी। आज इसका फोटोशूट था। जीन्स पर बटनों वाला कोट पहने, सर पर वूलन कैप सजाए, बालों को दाएं बाएं फैलाती हुई बड़ी सारी सी ग्रीन पेंसिल हिल में संभलते हुए चलती वहां तक आई। इसका निचला लब दांतों तले दबा था। आंखों में दुनिया जहान का इश्तिहाक सजाए इसने खुद को लाइट और कैमरास के आगे खड़ा पाया। क्या ये हील जरूरी है? मुझे लगता है मैं इसमें गिर जाऊंगी। कुछ ज्यादा ही ऊंची हील में वो खड़ी पेंडुलम की तरह यहाँ वहां झूल रही थी। इसकी आंखों के ऐन सामने अलमीर और जोया साथ साथ बैठे थे। दाएं जानिब खयाम और जफजानी था और पीछे इसके फैसले से नाखुश सा अजान खड़ा था और इसे माहम और सुंदर भी खड़ी दिख रही थी, जबकि अरूसा ग्रीन रूम में मौजूद ड्रेसेस को देखने इन पर बहस करने में मगन थी। इस कोट के साथ यही हील जाएगी और ये इतनी ऊंची भी नहीं कि तुम्हें इतनी दुश्वारी हो कि लट्टू की तरह घूमने लग जाओ। जरूरत से ज्यादा बोल्टे स्टाइलिस्ट्स को अलमीर ने मुड़कर देखा। इसकी निगाह के पैगाम को पहचानते ही वो चुप सा हो गया। आज अच्छा फिर खुद पहन लो ना, आओ तुम्हें पता चले इस दिन के जैसी हील में कैसे खड़ा हुआ जाता है। जोया ने मुस्कान छुपाने के लिए होंठों पर उंगलियों का छज्जा बनाया। तुम तो वैसे भी जनानी दिखते हो। इसकी बड़बड़ाहट थी और खासी ऊंची थी। सब 1 मिनट को सन्नाटे में आ गए। यानी इतने बड़े स्टाइलिस्ट से इस तरह की बात की इसने। वो बेचारा तो अपनी इस इज्जत पर खिसिया गया। कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो मुकाबिल दी रॉय और दी यज़दानी की फेवरेट में से लगती थी। फिर वो इसका को एक्टर था जो आगे से थामने के लिए बढ़ा इसे। कूल डाउन, हम कर लेंगे ये। विश्मा को शाने से थाम कर खुद से लगाते हुए वो एक हाथ जेब में डालकर पोज बना खड़ा हो गया। विश्वा ने अलमीर को देखा, फिर कोहनी मारकर इस एक्टर को खुद से दूर रहने को कहा। ज़्यादा टची मत हो, मुझे पता है मेरा काम। इससे थोड़ा दूर खड़ी वो चेहरे का पाउट बना रही थी, मुस्कुरा रही थी, अपनी तस्वीर उतरवा रही थी, भाग कर जाती, मेकअप और कपड़े चेंज कराती और फिर डायरेक्टर की हिदायत के मुताबिक पोज बनाकर खड़ी हो जाती। इसके आखिरी ड्रेस की आखिरी तस्वीर बननी थी। वो जर्सी फ्रॉक थी जिसका रंग सफ़ेद था, तंग बाजू थे और टखनों से ऊंची फ्रॉक के साथ सफ़ेद शूज़ थे जिन पर सफ़ेद ही सितारे लगे हुए थे। बालों को कर्ल करके काफ़ी ऊपर चढ़ाकर हल्के मेकअप और पीच लिपस्टिक लगे होंठों के साथ वो वहाँ स्पॉट पर मौजूद थी। एक तो मैं इनसे बहुत तंग हूँ, हर मिनट बाद इनका होंठ दांतों में होता है। ग्लॉसी लिप्स की डिमांड है, लेकिन ये मोहतरमा इन्हें ग्लॉसी रहने देंगी तो कुछ होगा ना। ब्यूटिशियन फिर से वही शेड इसके होंठों पर लगाते हुए खाइफ सा कह रहा था। इनके होंठ हैं भी तो प्यारे। को एक्टर की आवाज़ पर सेलफोन में बिजी अलमीर ने सख्त निगाह इस पर डाली थी, जो सबसे कटकर विश्वा के होंठों पर निगाहें जमाए खड़ा था, जहां ब्यूटिशियन लिपस्टिक को सेट कर रहा था। मिस्टर नबील, थोड़ा ध्यान से। हाँ, मैं कोई एक्टर या मॉडल नहीं हूँ जो इस बात पर ही कर लूँगी। मैंने मुंह तोड़ने में मिनट नहीं लगाना। किसी के भी नोटिस लेने से पहले वो बोली थी। इसके को एक्टर ने डरने वाले अंदाज में दोनों हाथ उठाए थे। काफ़ी सारे पोज थे जो इसने करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो इस वाले पर हामी भर बैठी थी। अब भी वो इस पोज को मना कर सकती थी। जोया के यज़दानी को कहने, ख़याम के टोकने और अरूसा के उलझने पर भी इसने ये पोज करने से मना नहीं किया। वो तो बस इस बात पर अंदर से दुखी थी कि अलमीर किसी भी चीज़ में नहीं टोक रहा था, इसलिए इसके ना बोलने पर इसने जी कड़ाकर ये पोज करने पर खुद को राज़ी किया। इसका को एक्टर जिसके हाथ में छतरी थी वो इसके इंतहाई करीब आकर खड़ा हुआ। फोटोग्राफर के कहने पर विश्वा ने छतरी पर रखे हाथ इसके हाथों पर अपने हाथ रखे। अलमीर के माथे पर बेशुमार जाल बन गए। वो बोल्ड पिक्स के बारे में सुन तो रहा था, मगर ये इस कदर बोल्ड होंगी इसने सोचा ना था। मोबाइल को साइड पर रखकर वो दांत पीसता विश्वा को देख रहा था, जो इस इंसान के हाथों पर हाथ रख के खड़ी हो गई थी, ऐसा कि यूं लगता था छतरी दोनों ने थाम रखी हो। गुड। नबील विश्वा की कमर में हाथ डालकर इसे खुद से करीब करें। नो स्पेस। आवाज़ उभरी। आवाज़ के साथ ही अलमीर खड़ा हुआ। क्या बेहूदगी है ये? किसने लिखा है ये सीन? इसने अरूसा की जानिब देखा जो नफ़ी में सर हिला रही थी। विश्वा ने नबील के हाथों पर से अपने हाथ हटा लिए। फ़र्क नहीं पड़ता कहने वाला कैसे सेकंडों में खड़ा हुआ था। विश्वा के लब हौले से मुस्कान में ढले। ये तस्वीर नहीं उतरेगी। मिस विश्वा, हटे वहाँ से।
इसकी सख्त कुर्दरी आवाज़ पर सब चौंके थे। ज़्यादा हैरान जोया थी, क्योंकि आज तक कैसे कैसे शूट हो चुके थे, मगर मजाल थी जो अलमीर कुछ कह लेता तो फिर आज। इसने चोर निगाहों से ख़याम को देखा, जो बेजार से वहाँ बैठा था, मगर गुस्से की लकीरें इसके माथे पर भी थीं। लेकिन मिस्टर रॉय, ये तस्वीर ही बिलबोर्ड की जीनत बननी है। ये ही तो मेन सीन है, मैं इसे कट नहीं कर सकता। यज़दानी वहीं से बोला था। अलमीर ने खुद पर जब्त किया। यज़दानी साहब, लिमिट भी कोई चीज़ होती है। ये इंडिया या अमेरिका नहीं है जिसमें आप इस तरह का बेहुदा सीन करवाएंगे। यज़दानी अलमीर की बात पर हंसा। मिस्टर रॉय, तभी तो ये सीन बनवा रहा हूँ कि अब हम इंडिया और अमेरिका से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अलमीर ने माथे को मसल कर विश्वा की जानिब खशमगीन निगाहों से घूरा। इसका फिशारे खून बढ़ा हुआ था। दिल कर रहा था सामने खड़ी लड़की को शूट कर दे। मैंने तो आपको पहले ही वाजे कर दिया था कि मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए। आप नहीं कर सकते तो मैं किसी और एजेंसी से करवा लेता। और यहीं पर अलमीर बेबस था। वो जानता था दूसरी एजेंसी ने फिर इसके कहने पर क्या क्या कर देना है। अगर सामने विश्वा ना होती तो वो 100 बार इस पर लानत भेज चुका होता। क्या आप रेडी हैं इसके लिए? इसने डायरेक्ट विश्वा से पूछा। वो सबको देखती रही, फिर इसका इस बात पे हिलता सर सबको हैरत में गलता कर गया। माहम ने बहुत बुरा मुंह बनाया था, जैसे इससे विश्वा से घिन आ रही हो। मैं करूंगी ये सीन, लेकिन ये मेरी कमर पर हाथ नहीं रखेंगे। मैं इनका हाथ नहीं थामूंगी। इनके हाथ के नीचे से छतरी को पकड़ लूंगी और मैं इनके ज़्यादा करीब भी नहीं होंगी। वो सब आप लोग बाद में सेट कर लीजिएगा। अगर कोई मसला है तो बता दें, शूटिंग कैंसिल कर लेते हैं। और फिर इसकी इस बात पर सबने निजात वाला सांस लिया था। यज़दानी ने ओके कह दिया कि इसे हर सूरत विश्वा ही अपने ऐड में चाहिए थी। अलमीर इस बात में सर हिलाता बैठ गया। विश्वा ने वही किया जो इसने कहा था। नबील से दूर वो इसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। फोटोशूट मुकम्मल हुआ। कल शूटिंग होनी बाकी थी। वो कपड़े चेंज करती वहां से चली गई। अलमीर ने तमाम तस्वीर देखी, फिर वो कैमरामैन के कान में कुछ कह रहा था। जाते समय इसके चेहरे पर सुकून का राज था। शाम के ढलते साँव में मुस्कुराहट का मखौटा उतारकर वो संजीदगी के आलम में टैक्सी का इंतजार करके थक कर चलने लगी थी। इसका भूरा बैग कांधे पर गिरा हुआ था। स्टाइलिस्ट ने बालों को जो तरतीब दी थी वो अब भी बरकरार थी। मेकअप भी चेहरे पर हनूस मौजूद था। वो ट्राउजर्स के ऊपर छोटी फूलदार कमीज पहने लॉन्ग अपर से खुद को ढांपे चल रही थी। आज सर्दी थोड़ी कम थी और मौसम खुशगवार। वो इस खुशगवार शाम में अपने सफ़ेद अपर की जेबों में हाथ डाले मौका कैफे के सामने से गुजरी कि दफातन इसके कदमों को रुकना पड़ा। एक चीज़ इसे ठटकने पर मजबूर कर दिया। इसने 2 कदम पीछे को डाले, गर्दन घुमाई और फिर इसकी आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया। वो साकत हो गई एक लम्हे के लिए, इसे संभलने के लिए। चेहरे के तासरात सख्त करके पीछे को देखती वो कैफे के अंदर आई और इन दोनों के सरों पर पहुंच गई। तो यानी ये भी तुम्हारी चाल थी? तुम इतने घटिया हो, मैं सोच नहीं सकती थी। नौरोज बड़ी गहरी मुस्कान सजाकर खड़ा हुआ। इसके नए रूप को देखकर इसने सीटी बजाई थी। वाह, तुम तो ग्रूम कर गई हो। सुना था आकाश के लड़के लड़कियों को ग्रूम करते हैं, आज देख भी लिया। इसने कॉफ़ी पीते आकाश को आंख मार कर कहा। वो इस बात पर चौंका, क्योंकि इसकी निगाहें अभी भी विश्वा पर ही जमी हुई थी। तुम इतने बुरे हो नौरोज, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे दुख है कि अलमीर जैसे इंसान का तुमसे कोई ताल्लुक भी है। नौरोज ने जेबों में हाथ डाले इसके सभी दमकते चेहरे को निगाहों के हसार में लिया और कहने लगा, मैंने जो भी किया अपनी मोहब्बत के हसूल के लिए किया। अलमीर की जगह कोई भी होता तो मैं यही करता डियर। अलमीर को तुम्हारी तरफ से कॉन्शियस कराना ज़रूरी था। इसके जज्बों को पुख्ता करना ज़रूरी था। और इस सब में अगर मैंने अपने दोस्त की मदद ली तो बुरा क्या? अलमीर कौन सा दूध का धुला है जिसकी तुम इतनी तरफदारी कर रही हो? इसे बहुत पहले से पता चल गया था कि तुम क्या हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे दिल से खेला, प्यार का ढोंग रचाया तुमसे, तुम्हारे नज़दीक रहा। क्या वो बुरा नहीं? बल्कि वो तो इस सदी का सबसे बुरा इंसान है, क्योंकि इसने ना सिर्फ मेरी मोहब्बत छीनी बल्कि तुम्हें भी धोखा दिया। और तो और ये जानने के बावजूद कि तुम्हारी अम्मी इसकी मामा है, वो तो इनसे मिलने भी नहीं गया। तो बेटा, अलमीर पर दुख करने की बजाय से इस पर तरस खाओ, क्योंकि वो है ही इस काबिल। विश्वा ने लब कुचले। तुम इसे बुरा नहीं कह सकते। इसमें और तुम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसे मेरा पता चल गया था, फिर भी। नौरोज़ ने इसकी बात दरमियान में उचक ली। फिर भी इसने तुम्हें भरे मजमे में जलील किया। वो अपनी नफ़रत का इजहार अकेले में भी कर सकता था, लेकिन इसने पूरी दुनिया के सामने तुम्हें 2 कौड़ी का करके रख दिया। देख लो कितना जहर है इस शख्स के अंदर। आकाश विश्वा के चेहरे पर फैलते सुर्ख रंग को देख रहा था। अपना कप रख कर इसने दरमियान में बोलना मुनासिब समझा। तल्ख बातों को जाने दो नौरोज, बैठ जाओ, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। मिस विश्वा, आप भी बैठ जाएं, बैठकर बात कर लेते हैं।
विश्वा ने हकारत भरी नज़र आकाश पर उछाली और फिर नौरोज़ की जानिब उंगली करके बोली, तुम्हें हर चीज़ का हिसाब देना होगा नौरोज़। तुम्हारे चेहरे के पीछे जो शैतान छुपा है इसे मैं जान गई हूँ और मैं दुआ करूँगी कि ज़ोया तुम्हें कभी ना मिले। वो मुड़ने लगी थी जब नौरोज़ ने जारियत से इसका हाथ खींचकर इसे खुद के सामने किया। कैफे में बैठे लोग एक पल को इनकी जानिब मुतवज्जे हो गए थे। विश्वा की आंखें हैरत से फैल गईं। वो नौरोज़ से इस चीज़ की तवक्को नहीं कर रही थी। कर लो दुआ, लेकिन अगर ऐसा हो गया ना तो फिर वो तुम होगी जो मेरी ज़िंदगी में आएगी, अंडरस्टैंड? विश्वा ने इससे अपना हाथ छुड़ाया और 2 कदम पीछे हुई। भूल है तुम्हारी मिस्टर लूज़र। वो ये कहकर वहाँ से निकली थी। नौरोज़ बिगड़े मूड के साथ कुर्सी पर बैठा। आकाश जांचती निगाहों से इसे देख रहा था। क्या कहा है अभी तुमने? नौरोज़ ने कॉफ़ी का बड़ा सा सिप लिया। मैं ऐसा ही करूँगा बडी। अलमीर ने मेरी मोहब्बत छीनी है तो मैं इससे इसकी मोहब्बत छीन लूँगा, चाहे फिर वो जायज़ तरीका हो या नाजायज़। विश्वा ने बाहर निकलते हुए रुके आंसुओं को बहने दिया। इसने टैक्सी कराई और अलमीर के घर आ गई। रेंट देकर वो काफ़ी देर मेन गेट के बाहर खड़ी रही। बिल आखिर इसने घंटी पर हाथ रख दिया। चौकीदार ने कैमरे से इसे देखा, फिर गेट खोलकर सामने आ गया। सलाम बीबी साहब, लोग तो जी बाहर घूमने गया है। चौकीदार की बात सुनकर इसका सांप चटके थे। कब गए थे? वो तो जी अभी अभी निकला है, आधा घंटा हुआ है। विश्वा ने इस बात में सर हिलाया और मुड़ गई। घर आकर इसने बैग को सोफे पर फेंका और टेरिस पर बैठी माहम के पास चली आई, जो न जाने किन सोचों में गुम थी। विश्वा को अपने पास बैठा देख इसने मुंह फेरा था। जिंदगी भी कितनी खट्टी मीठी है ना, कितने ऊंच नीच खुद में समोए रखती है। कभी शहद जैसी मीठी हो जाती है तो कभी करेले से भी कड़वी। एक दौर था जब हम लोग मिठास से भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे, और एक ये दौर है कि ज़िंदगी की खटास ने जीने का मज़ा ही किरकिरा कर दिया है। कुछ भी नहीं अच्छा लगता, सब बेकार सा है। इसने वक्फा लिया, फिर खुद को ज़बरदस्त इग्नोर करती माहम की जानिब देखकर गहरा सांस भरा। 10 दिन बाद मेरी अम्मी की सर्जरी है। तुम दुआ करना अल्लाह इन्हें ज़िंदगी के साथ सेहत से भी नवाजे। तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री के लिए रखे हैं, मैं ले जाऊँ? मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, माहम ने झट से कहा। विश्वा खड़ी हुई। जानती हूँ, लेकिन क्या हर्ज है अगर मैं इन्हें ले गई तो? उधार समझ लो, कभी तुम मेरे कपड़े लॉन्ड्री कर देना। और वो जानती थी कि अब वो वक्त कभी नहीं आएगा। माहम चुप रही। विश्वा के चलने पर इसने गर्दन मोड़ी थी, फिर वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। तुमने मीडिया में आने का फैसला अच्छा नहीं किया। ये फैसला भी इतना ही बुरा है जितना तुमने दिल से खेलने का किया था। विश्वा ने हौले से गर्दन को जंबिश दी और वहां से चली गई कि वो जानती थी अब ये अल्फाज से हर एक से ही सुनने हैं। फयाज का ट्रीटमेंट अच्छा जा रहा था। वो जल्दी रिकवर कर रहे थे। इनकी निगाह भी बहाल होना शुरू हो गई थी और सेहत में भी वाज़ेह फ़र्क देखा जा सकता था। खुद पर से कंबल उतारकर शानों पर चादर फैलाकर वो बाहर आ गए। नर्स ने इन्हें बाहर आते हुए देखा तो वो मुस्कुरा दी। मिस्टर फयाज, बेशक अब तक हैंडसम हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप अपनी इस खूबसूरती से लड़कियों का दिल धड़काने बाहर निकल आए। अभी आपको आराम की ज़रूरत है, इसलिए मेरी माने वापस चले जाएं। फयाज ने इस नर्स की बात पर कहका लगाया। बेटा, डॉक्टर ने कहा था कि आप चहलकदमी कर सकते हैं, और यूं भी मैं अब फिट हूं और चाहता हूं कि इस्लामाबाद की लड़कियां मेरी फिटनेस पर अपना दिल थाम लें। शरारत से कहते हुए वो अपनी ही बात पर खुद हंसे थे। फिर चादर को अच्छे से फैलाकर वो बाहर आए। सब्जे पर चलते हुए ने सेल फोन पर आया मैसेज पढ़ा। शाने के कदमों में उजलत थी। वो डिस्पेंसरी से इंजेक्शन लेने गई थी जो डॉक्टर्स ने अर्जेंट मंगवाए थे। वो इंजेक्शंस को थामे तकरीबन भाग रही थी जब सेल फोन में बिजी एक अंकल से टकराई। ओह, आई एम सॉरी अंकल। फयाज का सेल फोन नीचे गिरा। शाने ने उजलत में इन्हें उठा कर दिया। सेल फोन पकड़ते फयाज के हाथ ढीले पड़े थे। वो इस बच्ची को देखकर ठहर गए थे। इन्होंने झट से इसका हाथ थामा था। शाने अपना हाथ इनके हाथ में पाकर चौंक कर मुड़ी, जो इसे अमीक नज़रों से देख रहे थे। वही नकूश, वही आवाज़, इनका हाथ कांपा था। शाने परेशान हो गई। आप ठीक तो हैं अंकल? इसे अपनी अम्मी के पास जाने की जल्दी भी थी, लेकिन सामने खड़े आदमी को देखकर वो परेशान हो गई क्योंकि इनकी हालत गैर लग रही थी। बेटा, आपकी मामा का नाम क्या है? इससे पहले वो जवाब देती, नौरोज़ वहाँ आ गया। पहले तो वो अपने बाप को सर्दियों में बाहर खड़े देखकर चौंका था, फिर इस लड़की का हाथ दाम में देख ठटक गया। सब ठीक है डैड? नौरोज़ के बोलने की देर थी कि शाने अपना हाथ इनसे छुड़ाती अंदर की जानिब भागी थी। नौरोज़, ये बच्ची तुम्हारी बहन है यकीनन। नौरोज़ ने झटके से इसे जाते हुए देखा। इसकी आंखों में हैरत के साथ साथ खुशगवारियत भी थी। क्या आप सच कह रहे हैं? आवाज़ भी खुशगवारियत से निकली थी। मुझे पूरा यकीन है, तुम इसके बारे में पता करो अभी। वो रूहान से हो गए थे।
नौरोज़ इन्हें खुद से लगाता अंदर की जानिब बढ़ने लगा। हाँ ठीक है, मैं पता करता हूँ, आप परेशान ना हों। वो इन्हें कमरे में छोड़ता बाहर आया। पूरे हॉस्पिटल का चक्कर लगाने के बाद वो इसे डिस्पेंसरी के बाहर साइड पर खड़ी मिली थी। इसके चेहरे पर परेशानी के साए थे और आंखों में खौफ। नौरोज़ तेज कदम उठाता इसके पास आया था। जब विश्मा के साथ इसने मुआहदा तय किया था कि वो अलमीर को डिच करेगा, तब इसने खुद को अपनी स्टेप मॉम और इनकी बाकी फैमिली से छुपा कर रखा था। बस इसे ये पता था कि वो हड्डियों के कैंसर को सफ़र कर रही हैं। इसी बात को ढाल बनाकर इसने विश्मा को ट्रैप किया और अपना काम करवाया। वो तेज़ी से इस छोटी सी लड़की के पास आया जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। सब ठीक है? नौरोज़ ने इसके पास आकर पूछा। रोशाने ने चेहरा उठाकर इस लड़के को देखा, फिर आंसू पीकर इस बात में सर हिलाया। अगर कोई मसला है तो आप मुझे बता सकती हैं, आप मेरी बहनों की तरह हैं। शाने को कुछ समझ ना आया इसलिए वो बोल उठी। मेरी अम्मी का सांस अचानक रुक रहा है, एटीएम में पैसे ख़त्म हो गए हैं। आप ही को कॉल कर रही हूँ पर वो उठा नहीं रही। फैज़ान भाई का नंबर भी इंगेज जा रहा है। कहते कहते इसके आंसू निकल आए थे। नौरोज़ ने समझते हुए इसके हाथ से पर्ची ली और तमाम मेडिसिन और इंजेक्शन लेकर वो इसके साथ गया था। डॉक्टर के साथ मामला समझने, बात करने और इसकी अम्मी के ठीक होने तक वो इसके साथ रहा। अभी जब डॉक्टर्स ने बताया था कि वो गनूदगी में और बेहतर है, तो नौरोज़ कैंटीन से चाय और स्नैक्स लेकर इसके पास आया। इसके साथ बैठते हुए इसने चाय का डिस्पोजेबल कप इस छोटी सी दुपट्टे के हाले में बैठी लड़की की जानिब बढ़ाया। वो हिचकिचा गई। घबराओ नहीं, मैंने कहा ना तुम मेरी बहन हो, लो। इस शाने ने हिचकिचाते हुए इससे कप थामा। नौरोज़ ने शाइस्तगी से मुस्कुरा गया। नाम क्या है तुम्हारा? रोशाने। वो हौले से मिनमिनाई। बहुत प्यारा नाम है। मैं नौरोज़ हूँ, नौरोज़ फयाज़। तुम्हारे डैडी का नाम क्या है? रोशाने ने पलकें उठाई और हल्के से बोली, फयाज़ रॉय। नौरोज़ की आंखें खुशी से चमकी थी। इसका दिल अजीब लय में धड़कने लगा। फयाज़ रॉय कहाँ होते हैं वो? इसने पुरजोशियत से पूछा। शाने ने चाय का सिप लिया और मुंतज़िर निगाहों से इसे देखने लगी। वो सिडनी में रहते हैं। नौरोज़ हंसा। हंसते हुए इसने शाने को देखा। वो वाकई इसकी बहन थी, इसके डैड से मिलती हुई। गहरा सांस भरते हुए इसने कुर्सी की पश्त से सर टिकाया, फिर चेहरा मोड़कर इसे देखा। इसमें और मरियम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मरियम और इसकी इसलिए कभी नहीं बनी क्योंकि वो बागी थी, ज़रूरत से ज़्यादा बोल्ड और ओपन। ऐसा नहीं था कि वो तंग ज़हन था, बस वो लड़कियों को एक लिमिट में देखना पसंद करता था, जैसे जोया थी। बोल्ड थी लेकिन इसे अपनी हिफाजत करना आती थी। इतनी भी बोल्ड नहीं थी कि किसी की भी बाहों में चली जाए। ओपन थी मगर एक हद तक। इसे पता था कि इसने अपने जिस्म को कैसे ढांप कर रखना है। बॉयफ्रेंड के चक्करों से वो बिल्कुल आज़ाद थी। और एक मरियम थी, कितनी दफ़ा इसने इसी के दोस्तों के सामने शर्मिंदा करवाया था। नौरोज़ ने आगे बढ़कर हाथ इसके सर पर रख दिया। देखो, इस हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर मेरे डैडी एडमिट हैं। थोड़े बीमार हैं लेकिन जल्द सेहतयाब हो जाएंगे, तो कुछ दिनों के लिए मैं यहीं हूँ। तुम्हें कोई भी मसला हो, कोई भी टेंशन हो, तुम मेरे पास आना, ठीक है? और ऐसे रोना मत। बी ब्रेव, ओके? अपना नंबर इसके सेल में सेव करते हुए इस नरमी से कहा। इसने जैसे ही शाने के सर पर हाथ रखा, वो नामहसूस तरीके से कसमसा कर पीछे हुई। इसे इसके एहतियात बहुत भाई। वो मुस्कुरा उठा। मैं अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। वो वहाँ से उठकर चला गया। रोशाने ने एक बार फिर विश्मा का नंबर मिलाया, मगर इस बार भी इसने कॉल नहीं उठाई। यकदम कुछ याद आने पर इसने शॉपर्स चेक किए। वहाँ दवाओं की पर्ची तो थी मगर बिल गायब था। 3rd फ्लोर। इसके दिमाग में क्लिक हुआ था। वो फिर इसका नंबर देखने लगी। विश्मा ने शूटिंग में बहुत तंग किया था। उसे आती ही नहीं थी, करती कैसे। इसलिए पूरा दिन गुजर गया और इस पूरे दिन में वो आधा कमर्शियल ही कर पाई थी। अलमीर कनूती बने रेहान के पास बैठा इसके कान में कुछ कह रहा था। इसने जाने क्या कहा था कि वो कमर्शियल जो पूरे दिन में आधा बना था, 2 घंटे में मुकम्मल हो गया। विश्मा खुशी से पागल सबके साथ इस शूटिंग के मुकम्मल हो जाने पर तालियां बजा रही थी। यज़ान इस तक चलता आया, इसकी जानिब झुका और फिर कुछ कहने लगा। अजान ने पेंसिल तोड़ी। तुम्हें क्या हुआ? सुंदस ने करीब आकर इसके आग बगोला चेहरे की जानिब देखते हुए पूछा। मेरा दिल जल रहा है और तुम पूछती हो क्या हुआ? सुंदस ने इंतहाई मशकूक अंदाज में आंखें सुकेड़ी, क्योंकि अजान की निगाहें विश्मा पर थी। तुम्हारा दिल क्यों जल रहा है? वो कमर पर हाथ रखे खुरदरे आवाज़ में पूछ रही थी। अजान इसकी तरफ नहीं देख रहा था, तभी इसके तेवर इसे पता नहीं चले। मेरी बहन जैसी दोस्त गलत चीज़ों में पड़ रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये दुख की बात नहीं तो और क्या है? इसने सुंदस की जानिब मुंह किया, फिर इसकी निगाहें सुंदस के दोनों हाथों पर गईं, जो लड़ाका औरतों की तरह कमर पर बंधे थे। इसने खिसियाकर जल्दी से हाथ हटाए।
तुम कर सकते हो, तुम इसे मना कर सकते हो। इसने यज्ञ भुखलाते हुए कहा। अजान का गहरा सांस भी साखता था। वो मेरी बात कहाँ सुनती है, फिर इसकी मजबूरी भी तो है। काश मैं अमीर होता। सुंदस के लब फैल गए। इसे अजान के साफ दिल पर एकदम प्यार आया। मैं अमीर नहीं हूं तो क्या हुआ, ज़हीन तो हूं। जाने इसके दिमाग में क्या आया था कि वो ये बात कहकर फौरन विश्वा की जानिब भागा। यजदानी को कोहनी से पकड़कर पीछे करके वो इसके कान में बोला, देखो, काम अपनी जगह, इज्जत अपनी जगह, इसे दूर रखो खुद से। यजदानी को घूरी लगाकर वो विश्वा को लिए साइड पर आ गया। अलमीर ने ऐनक उतार कर इसे देखा। मैंने सुन लिया है, वो तुम्हें अपने घर बुला रहा है। खबरदार जो तुम इसके घर गई तो। इसने ये बात जानबूझकर ऊंची आवाज में कही थी। अलमीर ने झट से मुड़कर विश्वा की पश्त को देखा। इसकी आंखों में बर्दाश्त की सुर्खी और किरचियां भरी थीं। कहो, मैं जाऊंगी। वो इससे कान में फुसफुसाया। विश्वा ने हैं वाली नजरों से इसे देखा। इसके उकसाने पर वो बोली, लेकिन मैं कैसे ना जाऊं, जाना तो बनता है ना, नहीं तो वो बाकी के आधे पैसे नहीं देगा। अजान ने जो सेलफोन में टाइप किया, विश्वा इसे पढ़ती गई। फिर इसने नासमझी से अजान को देखा। अलमीर के माथे की रगें तन गईं। यजदानी की इतनी हिम्मत कि वो विश्वा को अपने घर पर इनवाइट करे। इसने खा जाने वाली निगाहों से दूर हंसते यजदानी को देखा था। अच्छा, तो तुम पैसों के चक्कर में अपनी इज्जत गवाओगी। मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है विश्वा। अलमीर सर पीछे हैं? इसने हौले से पूछा। अजान ने इस बात में सर हिलाया। विश्वा के लब भी शरारती अंदाज में फैल गए। अलमीर सर पीछे हैं और हमारी दाएं साइड पर क़याम सर आतिशफिशा बने खड़े हैं। खबरदार, देखना मत। विश्वा ने अजान के सेलफोन वाला हाथ पीछे किया और अपनी ओवर एक्टिंग को मजीद ओवर बनाया। मेरे पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है, और यूं कौन सा मेरा कोई बाप, भाई या मंगेतर है जिसे मेरी इज्जत की परवाह हो। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। अजान ने इसकी एक्टिंग को भी मात देते हुए कहना शुरू किया। तुम्हारा कोई भाई नहीं? विश्वा, तुमने ये बात कहकर मेरा दिल तोड़ा है। मैं गरीब हूँ लेकिन इज्जतदार हूँ। तुम्हें बहन कहा तो है, बस तय हुआ, तुम यजदानी के पास नहीं जाओगी। विश्वा ने इसके दोनों हाथ थामे। दूसरी जानिब ख़याम और अलमीर के अंदर हौले हौले लावा पक रहा था। दोनों का दिल कर रहा था कि यजदानी का गला घोंट दें। विश्वा ने जो भी किया था, इन दोनों के साथ इसका लिंक रह चुका था। वो इसे हरगिज़ यजदानी के पास जाने नहीं देंगे। मुझे मत रोको अजान, तुम जानते हो मैं कितनी मजबूर हूँ। मैं इसके साथ जा रही हूँ, मेरे लिए दुआ करना। वो मुड़ी थी। अलमीर और ख़याम की आवाज़ यकदम इन दोनों के कानों से टकराई। विश्वा, वो यक आवाज़ में बोले थे। अजान दांत निकालते हुए आगे को बढ़ा। इसे भी एक और मिशन सर अंजाम देना था। विश्वा ने अनजान निगाहों से मुड़कर इन दोनों को देखा जो इसकी सिमत चले आ रहे थे। यजदानी ने क्या कहा है तुम्हें? पूछने वाला अलमीर था। सख्त आवाज़ लिए वो आंखों को सुर्ख किए इससे पूछ रहा था। बताओ, क्या बकवास की है इसने तुमसे? इसने ख़याम का भी ज़ब्त से भरा लहजा सुना। इसका दिल खिल उठा। मोहब्बत दोनों करते हैं, मगर इंतहाई रूड हैं दोनों के दोनों। इसने खुद को अनजान साबित किया। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? अलमीर ने दांत कचकचाए इतनी ज़ोर से कि आवाज़ बाहर तक आई। तुम अच्छे से जानती हो हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दबी गुराहट के साथ वो इसका रुख अपनी जानिब करता हुआ कह रहा था। ये मेरा पर्सनल मामला है अलमीर सर, बेहतर होगा आप दोनों इससे दूर रहें। ख़याम ने बहुत बुरा मुंह बनाते हुए गुस्सा पीकर अपने दोनों हाथ फैलाए थे। खुद को बेच रही हो तुम पैसों के लिए तो डूब मरो। मुझे घिन आ रही है सोच सोच कर कि कभी मैंने तुम जैसी लड़की को चाहा था। अगर इतना ही शौक है ना इन चीज़ों का, तो इस जगह चली जाओ जहाँ तुम जैसी लड़कियों का ठिकाना होता है। यहाँ क्या कर रही हो? ख़याम ने इसके हद से बढ़ जाने पर बाजू थामकर कंट्रोल रहने का इशारा दिया। विश्वा के दिल पर औंस पड़ी। इतनी गंदी बात वो अलमीर से तवक्का नहीं कर रही थी। इसे वक्त लगा बोलने में। ठीक है, मैंने जो किया गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इस तरह बेइज्जत करें। मोहब्बत अपनी जगह, इज़्ज़त अपनी जगह। जब किसी की हकीकत या मजबूरी का ना पता हो ना, तो यूं तल्ख बातें नहीं कही जाती। थैंक यू मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए। वो जाने लगी थी जब अलमीर ने इसे पुकार लिया। रुक जाओ विश्वा। वो ना ही रुकी और ना ही मुड़ी। इट्स ओवर मिस्टर अलमीर रॉय। इसके कदम यजदानी की जानिब थे। अलमीर का दिल इसके हर उठते कदम के साथ दब रहा था। इसके चेहरे पर फैली तकलीफ ख़याम की निगाहों से पोशीदा नहीं थी। इसने दूर खड़ी काम में मसरूफ़ ज़ोया को देखा, फिर अलमीर को। इसका दिल गहरे दुख से भर गया। वो बड़े डग भरता इसके सामने आया। अपने चौड़े वजूद से वो इसका रास्ता रोक चुका था। विश्वा ने सर उठाकर तहम्मुल से इसे देखा कि कहीं इसकी इंतहा से ज़्यादा कड़वी बातों पर आंसू ही ना बहा बैठे।
तुम यूं पूरी बात सुने समझे बगैर नहीं जा सकती। मुझे सुनो, मैं वो नहीं कहना चाहता था जो कह दिया। मैं गुस्से में था विश्मा। वो इस वक्त गुस्से में था, मगर अब वो होश में था। तभी शर्मिंदगी इसके चेहरे पर चार सू फैली हुई थी। इसके सामने इस तरह खड़े होने, बात करने से भी नहीं कतराया था। इस समय से किसी की परवाह नहीं थी सिवाय उसके। गुस्से में इंसान हमेशा सच ही बोलता है मिस्टर अलमीर रॉय। आपने वो कहा जो आपके दिल में था। अलमीर ने माथे पर हाथ रखकर गहरा सांस भरा, फिर बेबसी से इसकी जानिब देखा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच सकता हूँ? ठीक है, तुम्हारे डिश करने पर बहुत से मनफी ख्यालात आए थे मेरे दिमाग में, मगर इस तरह के नहीं। वो सोच भी नहीं सकता था कि विश्मा इससे बदगुमान होगी, मगर वो हो गई। आपके अल्फाज बहुत सख्त थे। मैं सोचने की रवादार नहीं, मगर आप कहने के हैं। आपके दिमाग में पनपते मनफी ख्यालात को रोक नहीं सकती, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है जिसको धोखा दिया इसी से मोहब्बत की। इसके अलावा किसी की जानिब आंख उठाकर भी नहीं देखा। अलमीर का वजूद यकदम ढीला पड़ा। विश्मा की आंखों की नमी इसके सच्चा होने का सबूत दे रही थी। मेरे दिमाग ने बार बार मुझ पर मलामत की, मुझे शर्मिंदा करना चाहा कि कैसे इंसान हो तुम। मोहब्बत कर बैठे हो, मगर इस मोहब्बत में खुद को भुला बैठे हो, अपनी इज्जत को, अपने वक़ार को, अपनी अना को कहाँ सुला बैठे हो। दस्त पर दाढ़ी का सोचते हो, मगर इससे और दिल को जोड़ लेते हो। नफरत का सोचते हो, मोहब्बत की हद कर बैठते हो। कतया ताल्लुकी करके एक आंख बंद करते हो तो 40 आंखें खोल लेते हो। दिल को मजबूत बनाओ, इसे समझाओ ये क्यों इसके पास से गुजरने पर भी हलचल मचा देता है, एड़ियां रगड़ता है, मिन्नतें तरले करता है। अगर ये मोहब्बत है तो मैं दुआ करूंगा अल्लाह इस बीमारी से सबको बचाए। अलमीर ने आंखें बंद करके खोली। पहली बार इसने खुद के अंदर उठती आवाज़ सुनी और गहरा सांस ले बैठा। काफ़ी देर इनकी आंखों को देखती जोया वहां पहुंची। सब ठीक है? अलमीर के बाजू में हाथ डालकर वो इन दोनों को देखती पूछ रही थी। विश्मा ने इसके बाजुओं को देखा। इसके अंदर कुछ टूटा था। जी कड़ाकर बोली, अब सब ठीक है। वो मुड़ गई। जोया का चेहरा अलमीर की जानिब था। अलमीर की निगाहें विश्मा की पश्त पर। मैं लाख इससे दस्तबरदारी इख्तियार कर लूँ, दिल फिर भी नहीं मानता इससे कता ताल्लुक़ करने को। इसे नफ़रत करने के बावजूद मैं नफ़रत नहीं कर पाई। मोहब्बत ना करने के बावजूद मैं इसकी इंतहा कर बैठी। अलमीर का दिल अजीब हुआ। इसने नामहसूस अंदाज में जोया का हाथ पीछे किया और दूसरी सिमत चल पड़ा। जोया ने अपने लब काटते हुए हाथ में पहनी अंगूठी देखी, फिर अपने दिल को मारकर इसने वो अंगूठी उतार दी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर फयाज ने सर उठाया। नौरोज़ मुस्कुराता हुआ इनके पास आ बैठा। मुझे यकीन नहीं आता कि वो प्यारी सी लड़की मेरी बहन है, लेकिन ये बात सच है। हाँ, वो हमारी है। फयाज की आंखें एकदम डबडबा गईं। झट से कंबल खुद पर से उठाया। मुझे इससे मिलना है, आओ चलते हैं। वो यहाँ है तो यकीनन। वो कुछ कहते कहते रुक गए। मैं रुबीना से शादी कर चुका हूँ। तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकती हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। बस मैं चाहता हूँ तुम मेरी औलाद को मुझे सौंप कर जाओ। रही अलमीर की बात तो मैं इसे कतई तुम्हें नहीं दे सकता। जब हमारी बेटी होगी तो मैं इसका नाम रुशाने रखूँगा। देखो, इस बार मुझे बेटी ही चाहिए। इनके हाथ सुस्त पड़ गए। नौरोज़ आगे बढ़ा। क्या वाकई आप आंटी से मिलना चाहते हैं? इनके कांधों पर शाल डालकर इन्हें खुद से लगाए वो पूछ रहा था। फयाज ने दिल की बेतरतीब धड़कनों को संभालते हुए इस बात पर सर हिलाया। नौरोज़ इन्हें थाम कर लिफ्ट में ले गया। वो इस तमाम अरसे में खामोश था। इसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। फर्स्ट फ्लोर पर आकर वो दाएं जानिब मुड़ गया। चंद कदमों का फासला पार करके वो इस कमरे के सामने था, जिसके बाहर रखी कुर्सियों पर अब वो नन्ही लड़की नहीं बैठी थी। शायद वो अंदर चली गई थी। फयाज ने नौरोज़ का हाथ छोड़ा। तुम इधर ही इंतज़ार करो। वो इसे हुक्म देते दरवाज़ा खोल रहे थे। नौरोज़ कुर्सी पर अपना सेलफोन लेकर बैठ गया। गैलरी में से इसने जोया की तस्वीर निकाली और देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं कैसे हासिल करूं, कैसे तुम्हें उस अलमीर से दूर कर दूं। पूरी दुनिया में तुम्हारा दिल गया भी तो किस पर। काश कोई सबील निकल आए, काश मैं अलमीर को तुमसे दूर कर पाऊं। सोचते सोचते यकदम इसके दिमाग में बिजली का कूंदा सा लिपका। इसकी आंखें चमक उठीं। चेहरा जैसे फूलों की मानद खिला था। गैलरी को बंद करके वो एक नंबर ढूंढने लगा। फयाज ने दरवाज़ा खोला। आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में दाखिल हुए थे। तेज चमकती रोशनी में सफ़ेद बेड पर लेटी वो जैसे कोई अप्सरा लग रही थी। वजूद पर सफ़ेद चादर थी। नालियों में जकड़े जिस्म के साथ इनकी आंखें खुली हुई थीं। दरवाज़ा खुलने पर खिड़की के पास खड़ी लड़की ने मुड़कर देखा। आंखों में सवाल पैदा करके पर्दे बराबर करती वो इन तक आई। अंकल, आप यहाँ? इसकी अम्मी ने शायद दरवाजे की आवाज़ नहीं सुनी थी।
तभी शाने के बोलने पर गर्दन मोड़ी और ठटक गईं। आंखों में पानी भर आया था। चेहरे की झुर्रियां जैसे शताब्दियों में ढलने लगीं। वो दरवाज़ा थामे अपने शरीके हयात को देख रही थी, जो न जाने किस बात पर इतने आबदीदा हो रहे थे कि मालूम होता था अभी अश्क झलक पड़ेंगे। इन्होंने शाने को जाने को कहा। फयाज ने इस बच्ची के जाने के बाद हिम्मत करके दरवाज़ा बंद किया और झुके कंधों के साथ छोटे छोटे कदम उठाकर इनके साथ रखी कुर्सी पर आ बैठे। कैसी हो? काफ़ी देर की बोझल खामोशी के बाद इनके लब हौले से हिले थे। अब ठीक हूँ, गुलूगीर लहजे में कहते हुए इनके आंसू छलक पड़े। मुझे लगा था तुम सूडान में होगी। शादी की तुमने? इन्होंने हौले से नफ़ी में सर हिलाया। मैं बेवफा नहीं थी, ना ही पहले और ना ही अब। फयाज की आंखें नदामत से झुक गईं। माफ़ कर सकती हो? किस लिए? तुम पर शक किया था, तुम्हें घर से निकाला था। वो हौले से मुस्कुरा दी। जिस मोहब्बत में शक हो वो जलालत के सिवा कुछ नहीं। आपने तो मुझे जलालत से बचाया था, अच्छा किया था। अगर इस वक्त आप मुझे ना निकालते तो शायद इस समय आप मेरे सामने यूं ना बैठे होते। बच्चे कैसे हैं? फयाज का दिल डूब गया, गर्दन बुरी झुक गई। मुझे पता चल गया था अलमीर की गुमशुदगी का। बहुत ही छोटी उम्र में वो घर से निकल गया था, या फिर निकाला गया था। जो भी हुआ था इसके लिए बेहतर हुआ, नहीं तो इसके दिमाग में वो जहर भरता जो ताहयात इसकी शख्सियत को तबाह किए रखता। क्या वो आपसे मिलता है? इन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। रुबीना ने कहा था कि वो गुमशुदा हो गया है। इसने या फिर ख़याम की मां ने मुझे भनक भी नहीं लगने दी कि वो इनके पास है। एक अरसा तक मैं सोचता रहा कि वो लापता है। इस सोच ने एक अरसा मुझे मारे रखा। मेरे कितने ही सोर्सेज इसे तलाशने में नाकाम हुए। फिर सालों बाद मुझे पता चला कि वो ख़याम की फैमिली के साथ रह रहा है। वो मुझसे नहीं मिला। शाइस्ता ने अपने आंसू साफ किए। इसके एतमाद को ठेस पहुंचाकर आपने अच्छा नहीं किया। वो आपसे कितनी मोहब्बत करता था। तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती थी। क्या तुमने निकाह ख़त्म करवाया? इन्होंने फिर से हौली में नफ़ी में सर हिलाया। मैं बेवफा नहीं थी। फयाज ने इनका हाथ थामकर आंखों से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो, एक मौका दो, मैं सब ठीक कर लूँगा, प्लीज़।